हेलो एवरीवन, वेलकम टू परचम क्लासेस। मेरा नाम जय शर्मा है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस का वीकली करंट अफेयर फॉर द ड्यूरेशन बिटवीन 28 जुलाई से 3 अगस्त के बीच में जो भी न्यूज़ आई है वो सारी न्यूज़ हमने इस वीडियो में कवर करी है। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये वीडियो के एंड में हमने जो भी कंटेंट कवर किया है उसका एक रिवीजन क्वेश्चंस रहेंगे, ताकि आप अपने वीडियो के एंड में ही जो भी पढ़ा है उसको आप तुरंत भी रिवाइज कर पाओ। राइट, सो स्टार्ट करते हैं हमारी पहली न्यूज़ के साथ। जैसे हमने पहले भी ये चीज़ डिस्कस करी थी कि जब भी हम न्यूज़ पढ़ेंगे तो उसको हम कीवर्ड्स में ब्रेक करेंगे और वो कीवर्ड्स पे फोकस करेंगे ताकि हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम कट टू कट चीज़ें पढ़ पाए और हम ज़्यादा ज़्यादा स्कोर कर पाए। अब जैसे पहली न्यूज़ है, दैट इंश्योरटेक स्टार्टअप एक है कोवर्जी, उसको ब्रोकिंग का लाइसेंस मिला है फ्रॉम IRDAI। अब इसके अंदर कीवर्ड्स क्या क्या है कि कोवर्जी के बारे में हमें थोड़ा सा ब्रीफ जाना है, हमें ब्रोकिंग लाइसेंस के बारे में काफी अच्छे से समझना है और IRDAI के बारे में भी काफी अच्छे से समझना है। राइट, सो न्यूज़ को समझते हैं कि ये क्या है। कि ये एक बेंगलुरु बेस्ड इंश्योरेंस टेक स्टार्टअप है जो रिसेंटली उसको एक डायरेक्ट ब्रोकिंग का जनरल लाइसेंस मिला है फ्रॉम IRDAI। यानी कि अब ये क्या कर सकता है कि इसको डायरेक्ट इंश्योरेंस ब्रोकर का लाइसेंस मिला है। ब्रोकर का मतलब क्या है कि एक मिडिल मैन है, एक इंटरमीडियरी है, एक इंश्योरेंस कंपनी है और एक कस्टमर है यानी कि इंडिविजुअल है। तो ये दोनों के बीच का एक ब्रोकर बना है, इंटरमीडियरी बना है, यानी कि ये ऑफिशियली एक ब्रोकर का लाइसेंस मिला है फॉर इंश्योरेंस कंपनीज के लिए जो ये दे सकता है। अब इसको हम और अच्छे से समझते हैं। पहले स्टार्टअप के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये क्या है, कि ये इंश्योरेंस लेता है, किसके लिए लेता है, कि ये किसके लिए इंश्योरेंस परचेज करता है फॉर MSME सेक्टर्स के लिए, यानी कि जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज है ये उनके लिए इंश्योरेंस को परचेज किया जाता है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या बताया है कि ये इंश्योरेंस को पेनिट्रेशन करेगा। अब इंश्योरेंस पेनिट्रेशन क्या है कि हमने हमारी बजट की वीडियो में ये चीज बहुत अच्छे से समझी थी कि इंडिया में इंश्योरेंस को बढ़ाने के लिए सरकार काफी ज्यादा इनिशिएटिव ला रही है, काफी ज्यादा फंडिंग भी दी है। अब सवाल ये बनता है कि हमें इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन इंक्रीज करना क्यों है, क्योंकि अगर मेरे पास इंश्योरेंस होगा तो मेरे को कोई भी मेडिकल अनसर्टेनिटी होगी तो मैं कवर कर पाऊंगा, मैं मेरी सेविंग्स को बचा के रख पाऊंगा। या फिर अगर मेरी डेथ हो जाती है तो जो मेरी फैमिलीज है, मेरे जो ऑफस्प्रिंग्स है, उनको मैं अच्छे से पैसा दे के जा पाऊंगा। या अपार्ट फ्रॉम दिस, जब मैं ओल्ड एज हो जा रहा हूं, जब मैं बूढ़ा हो जा रहा हूं, तो जो भी मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम भरा है उसका मेरे को वापस रिटर्न भी आ जाएगा। तो इस तरीके से ये एक पूरी सोशल सिक्योरिटी देता है। अब इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का मतलब क्या होता है कि इसको कैलकुलेशन किया जाता है। कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि एक साल में टोटल प्रीमियम्स कितने गए हैं उसको GDP से डिवाइड किया जाता है और इनटू 100। तो इससे पता चलता है कि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन हुआ कितना, यानी कि ये एक रेशियो बताता है बिटवीन दी टोटल प्रीमियम एंड द GDP की जिस फेज से हमारा GDP बढ़ रहा है क्या उसी फेज से हमारा प्रीमियम्स भी बढ़ रहे हैं। तो दैट मीन्स कि हमारा इंश्योरेंस पेनिट्रेशन भी बढ़ रहा है। ओके, अब हम मतलब समझते हैं कि इंश्योरेंस ब्रोकर का क्या मतलब होता है। कि जैसे हमें पता है कि ब्रोकर मतलब क्या होता है कि ये एक इंटरमीडियरी है बिटवीन यू यानी कि एज अ कस्टमर और एक इंश्योरेंस कंपनी के बीच में एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल होता है जो एक ब्रोकर का काम करता है। अब इसके अंदर टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस ब्रोकर होते हैं। जैसे सबसे पहला होता है कि डायरेक्ट ब्रोकर जो लाइफ के लिए होता है, लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट के लिए। फिर होता है एक जनरल जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट के लिए होता है। फिर होता है डायरेक्ट ब्रोकर फॉर लाइफ एंड जनरल दोनों के लिए। और फिर होता है एक री इंश्योरेंस ब्रोकर, यानी कि जो इंश्योरेंस कंपनी का इंश्योरेंस करवाते हैं उसको री इंश्योरेंस ब्रोकर कहा जाता है। और फिर होता है कंपोजिट ब्रोकर जिसके अंदर लाइफ, जनरल एज वेल एज री इंश्योरेंस तीनों का ही ब्रोकर की सर्विस देता है, उसको कंपोजिट ब्रोकर कहा जाता है। अब इसको हम और अच्छे से समझते हैं कि अगर मेरे को ब्रोकिंग का लाइसेंस चाहिए होता है, जैसे इसको मिला है ना कोवर्जी को, तो अगर मेरे को ब्रोकिंग का लाइसेंस चाहिए होता है तो वो कौन देता है? IRDAI देता है। लेकिन इसने एक रिक्वायरमेंट रखी है, दो रिक्वायरमेंट है। पहला है कि मेरा कैपिटल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए और दूसरा है कि मेरी नेटवर्थ होनी चाहिए। तो कैपिटल रिक्वायरमेंट में अगर मेरे को डायरेक्ट ब्रोकर का लाइसेंस चाहिए तो मेरे पास कैपिटल 75 लाख का होना चाहिए। अगर री इंश्योरेंस का ब्रोकर चाहिए, लाइसेंस चाहिए, तो मेरे पास 4 करोड़ का कैपिटल होना चाहिए। और अगर कंपोजिट ब्रोकर का होना चाहिए तो मेरे को 5 करोड़ का कैपिटल रिक्वायरमेंट होना चाहिए मेरे पास। और दूसरी बात आ जाती है नेटवर्थ की। नेटवर्थ में अगर डायरेक्ट ब्रोकर का चाहिए तो मेरे पास नेटवर्थ 50 लाख तक का होना चाहिए।
जो री इंश्योरेंस ब्रोकर होता है वो मेरे पास 200 लाख तक का होना चाहिए, वेरेस कंपोजिट ब्रोकर का मेरे पास ऑलमोस्ट 250 लाख तक का नेटवर्थ होना चाहिए। तो ये दो रिक्वायरमेंट, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों पढ़ना हमारे लिए जरूरी है, राइट। अब हम आईआरडीआई के बारे में समझते हैं कि आईआरडीआई में जो आपको बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में कि ये कब बना था, राइट। तो आईआरडीए क्या है कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी यानी कि ये एक एक्ट से बनाई गई है, कि सरकार के एक्ट से जब कोई भी बॉडी बनाई जाती है तो उसको स्टैट्यूटरी बॉडी उसको स्टैट्यूटरी बॉडी कहा जाता है। अगर वो संविधान में ही लिखा गया उसके बारे में तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहा जाता है। तो इसको एक्ट से बाद में बनाया गया, जब संविधान बना था तब ये नहीं था, तो ये एक एक्ट से बना इसलिए उसको स्टैट्यूटरी बॉडी कहा जाता है। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी इंश्योरेंस ले रहे हैं, यानी कि मैं फॉर एग्जाम्पल एक इंडिविजुअल हूं, मैंने एक इंश्योरेंस लिया है, तो मेरा इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना इसका ऑब्जेक्टिव है। तो इससे क्या होगा कि मेरे पास जो भी प्रैक्टिस है मेरे साथ वो फेयर प्रैक्टिस होनी चाहिए, कि मेरे साथ कोई भी अनफेयर प्रैक्टिस या फ्रॉड नहीं होना चाहिए। और सेकंड चीज है कि जब भी मैं क्लेम करूं तो वो क्लेम का सेटलमेंट काफी स्मूथ वे में होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज में क्या होता है कि आप इंश्योरेंस ले तो लेते हो, फिर जब आप क्लेम लेना चाहते हो ना तो वो क्लेम अच्छे से हो नहीं पाता, उसके अंदर कई सारे वो लोग क्लॉज, हिडन क्लॉज लगा के रखते हैं। तो उसमें ये जो कंपनी, ये जो अथॉरिटी है, ये सारी इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करती है, ताकि आप कस्टमर के साथ एक फेयर प्रैक्टिस करो और जब भी उन्हें क्लेम लेना हो तो वो आप एक स्मूथ वे में उनको क्लेम दे पाओ। वेरस इसका भी ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंश्योरेंस के पेनिट्रेशन को इंडिया में और ज्यादा इंक्रीज करना है, राइट। तो ये चीज सरकार हमेशा से लेके चल रही है, जिसके अंदर आईआरडीए ये बढ़ाने के लिए, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ाने के लिए सारी कंपनीज और जो इंटरमीडिएट या जो भी एंटिटीज है जो इससे रिलेटेड है उनको रेगुलेट कर रही है और उनको गाइडलाइन दे रही है, और उनको ये बोल रही है कि जो भी कंज्यूमर के ग्रीवियंसेस है आप उसको तुरंत ही एड्रेस करें। और इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज को और ज्यादा बढ़ाना है इंडिया में, इसके लिए रिसर्च और इनोवेशन पे भी फोकस किया जा रहा है कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ज्यादा रिसर्च होना चाहिए और ज्यादा इनोवेशन होना चाहिए, राइट। सो दैट वाज आवर फर्स्ट न्यूज। अब सेकंड न्यूज में क्या है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 5 एंटिटीज को सिलेक्ट किया है अंडर इट्स रेगुलेटरी सैंडबॉक्स स्कीम। अब इसके अंदर कीवर्ड्स क्या क्या हो जाएंगे, एक तो आरबीआई कीवर्ड हो जाएगा, ये 5 एंटिटी कीवर्ड हो जाएगी, और एक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स क्या है। इससे पहले आप मेरे को जल्दी से बता दें कि आरबीआई का कौन सा एक्ट था, ये कब बनाया गया था, राइट। अब अगर हम न्यूज को अच्छे से समझते हैं कि ये न्यूज में क्या है कि आरबीआई ने 5 एंटिटीज को सिलेक्ट किया गया है, किसके लिए, कि वो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स स्कीम्स में पार्टिसिपेट कर सके। अब रेगुलेटरी सैंडबॉक्स स्कीम क्या करती है कि जो भी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी होती है, जो फिनटेक कंपनीज होती है, यानी कि जैसे पेटीएम हो गया, पेपाल हो गया, सो दीज आर व्हाट, दीज आर फिनटेक टेक्नोलॉजी, ये फाइनेंस को टेक्नोलॉजी से हैंडल करती है। तो उनको एक कंट्रोल एनवायरनमेंट दिया जाता है कि वो अपने जो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स है उनको टेस्ट कर सके। और ये कौन सी एंटिटीज को ये 5 कौन सी 5 एंटिटीज को ये लाइसेंस दिया गया है, फॉर इंडियन बैंक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के लिए, सिंगजी टेक्नोलॉजीज के लिए, कनेक्टिंग डॉट कंसल्टेंसी के लिए, एपीफाई टेक्नोलॉजीज के लिए और फिनेक टेक्नोलॉजीज के लिए। और ये कब से अपना स्टार्ट कर सकते हैं, फ्रॉम अगस्त 2024 से ये चीज ये स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम रेगुलेटरी सैंडबॉक्स को थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं कि ये है क्या, व्हाट इज एक्चुअली रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। तो इसके अंदर क्या है कि एक कंट्रोल एनवायरनमेंट बनाया गया है, कि कई बार कैसा होता है कि हमें जब डिजिटली कोई चीज लाते हैं, राइट, मान लीजिए कि पेटीएम ने एक नया टाइप का प्रोडक्ट लेके आया है या गुड्स और सर्विस लेके आया है उसके प्लेटफॉर्म पे। अब इसमें ऐसा होता है कि इंडिया में अगर आप फाइनेंस को लेके कोई भी टाइप का प्रोडक्ट लाते हो ना, तो आपके ऊपर आरबीआई के काफी ज्यादा रेगुलेशंस लगते हैं, और वो रेगुलेशंस को सेटिस्फाई करने के लिए और कंज्यूमर का इंटरेस्ट सेटिस्फाई करने के लिए, और एंड इनफैक्ट आपको अपना प्रॉफिट भी निकालना है, तो एक वो बहुत ही रिस्की फैक्टर हो जाता है आपके लिए सरवाइव करना। तो आरबीआई ने ये कहा कि इससे क्या होगा कि जब अगर हम एक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स बनाएंगे
जिसके अंदर एक कंट्रोल एनवायरनमेंट रहेगा, जिसके अंदर आपको आपका जो प्रोडक्ट है उसको आप एक्सपेरिमेंट कर सकोगे विद द रियल कस्टमर, कि जो भी रियल कस्टमर्स होंगे उसके साथ अपना प्रोडक्ट आप टेस्ट कर सकोगे, उसको एक एक्सपेरिमेंट कर सकोगे और उसका रिजल्ट देखोगे कि उसका क्या एक्चुअली रिजल्ट आ रहा है। एंड इनफैक्ट आरबीआई भी उसको देखता है कि इकोनॉमी पे उसका क्या इंपैक्ट रहेगा या उसका क्या पोटेंशियल रिस्क होने वाला है, राइट। तो इससे क्या पता चलता है कि क्या ये टाइप का एक इनोवेशन जो आया है पेटीएम के थ्रू, ये मार्केट में सरवाइव कर पाएगा, फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग ये है कि क्या ये कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन इंक्रीज कर पाएगा। तो ये दो चीजों पे देखा जाता है। तो इसके लिए कंट्रोल एनवायरनमेंट बनाया जाता है। तो ये 5 एंटिटी को सिलेक्ट किया कि आप अपने फिनटेक के प्रोडक्ट्स लाओ, यहां पे टेस्ट करो विद द रियल कस्टमर्स, और फिर आप रिस्पॉन्स देखो कि उसका क्या इंपैक्ट है, क्या पोटेंशियल रिस्क होने वाला है। यानी कि आप अपना प्रोडक्ट का एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कस्टमर के साथ या एक ज्योग्राफिकल एरिया के साथ वो आप टेस्ट कर सकते हो, उसका इंपैक्ट और पोटेंशियल रिस्क समझ लो, एंड उसके अकॉर्डिंगली आपका जो टाइम फ्रेम होगा टेस्टिंग का, उसके अकॉर्डिंगली आपको पता चल जाएगा कि आपका प्रोडक्ट सर्वाइव कर पाएगा या नहीं, और आरबीआई को भी पता चल जाएगा कि ये चीज फिजिबल है या नहीं कंज्यूमर के लिए। ओके, अब ये जो आरबीआई ने जो सिलेक्ट किए ना 5 एंटिटी, ये कब सिलेक्ट किए? जब 5th कोहोर्ट में सिलेक्ट किए। अब 5th कोहोर्ट क्या होता है कि कोहोर्ट का मतलब क्या होता है कि एक मीटिंग होती है बिटवीन द ग्रुप ऑफ पीपल, कि ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में एक मीटिंग होती है, तो उसका मतलब होता है कोहोर्ट। तो आरबीआई ने क्या करता है कि आरबीआई जो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स है उसको ये 5वीं बार निकाल रहा है, राइट। इससे पहले 4 कोहोर्ट हो चुके हैं, यानी कि इसके अंदर ग्रुप ऑफ पीपल कौन हो गए? ये 5 एंटिटीज हो गई, और ये 5 एंटिटीज क्या करेगी? अपना जो स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल होगा वहां पे अपना ग्रुप को टेस्ट करेगी। जो लिमिटेड स्कोप की बात करी गई है ना यहाँ पे, वो क्या है कि एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कस्टमर्स होंगे और एक ज्योग्राफिकल एरिया रहेगा जहां पे ये प्रोडक्ट को टेस्ट किया जाएगा। तो ऐसा 5वीं बार कर रहा है आरबीआई। इससे पहले 4 हो चुके हैं, फर्स्ट कोहोर्ट, सेकंड कोहोर्ट, थर्ड कोहोर्ट और फोर्थ कोहोर्ट। अब एक कोहोर्ट में क्या होता है कि हर एक कोहोर्ट की एक थीम होती है। जैसे फर्स्ट कोहोर्ट की थीम क्या थी कि रिटेल पेमेंट को लेके जो भी नए टाइप के प्रोडक्ट बने हैं उन पे आप अपना प्रोडक्ट को टेस्ट कर सकते हो। वेरे सेकंड कोहोर्ट में क्या था कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए आपने कोई भी प्रोडक्ट बनाया है तो आप रेगुलेटरी सैंडबॉक्स में उसको टेस्ट कर सकते हो। थर्ड कोहोर्ट में एमएसएमई लैंडिंग थीम थी, और फोर्थ कोहोर्ट में कोई भी फ्रॉड हुआ है तो उसके लिए आपने कोई भी प्रोडक्ट बनाया है तो आप वो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स में टेस्ट कर सकते हो। वेरे जो 5th कोहोर्ट है, यानी कि जो अभी हुआ है, उसकी जो थीम रखी गई है वो न्यूट्रल रखी गई है। यानी कि इससे पहले क्या था कि एक स्पेसिफिक पर्पस था, रिटेल पेमेंट, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट, एमएसएमई लैंडिंग, फ्रॉड प्रिवेंशन। वेरेस 5th कोड में क्या है कि उसको एक न्यूट्रल थीम रखी गई है, यानी कि कंपनीज अपना वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल इनोवेशंस यहां पे ला सकती है, राइट। तो इस तरीके से रखा गया है। अब आप मेरे को बताओगे कि ये जो चारों कोहर्ट हुए हैं ये कौन से ईयर में हुए हैं? थीम मैंने बता दी कि ये सारी थीम थी चारों की, 5वीं की थीम न्यूट्रल थी, और ये कौन से ईयर में हो चुके हैं, राइट। तो वो न्यूज थी। अब नेक्स्ट न्यूज है। नेक्स्ट न्यूज में क्या है कि सेबी ने एक एआई चैट बॉक्स लॉन्च किया है। एक एआई का चैट बॉक्स लॉन्च किया। जैसे हमने पहले समझा था ना कि आईआरसीटीसी का एक चैट बॉक्स है आस्क दिशा, तो वैसे ही सेबी ने एक अपना चैट बॉक्स लॉन्च किया है जिसका नाम रखा गया है सेवा। ये एक वर्चुअल असिस्टेंट रहेगा, राइट। तो ये लॉन्च है, इसके अंदर 2 ही कीवर्ड है, एक है सेबी और दूसरा है सेवा। तो न्यूज को हम और अच्छे से समझते हैं कि सेबी ने एक एआई पावर्ड चैट बॉक्स लॉन्च किया जिसका नाम रखा है सेवा, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी इंडिया में इन्वेस्टर्स है उनका एक्सपीरियंस को बरकरार रखना है, कि जो भी मार्केट में मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है और वो पैसा मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा तो मैं वापस इन्वेस्ट ही नहीं करूंगा। तो सेबी का ये कहना है कि इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट चलते रहना चाहिए, ये तब चलेगा जब मेरे इन्वेस्टमेंट का मेरे को रिजल्ट मिलता रहेगा, राइट। यानी कि मैंने पैसा डाला है, मेरे को मुनाफा मिलेगा तब मैं वापस पैसा डालूंगा ना। तो ये कब होगा? जब मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। तो ये एक्सपीरियंस अच्छा करने के लिए सेबी ने एक सेवा नाम का एआई पावर्ड चैट बॉक्स लॉन्च किया है। अब सेवा का और अच्छे से मतलब समझते हैं कि ये चैट बॉक्स में क्या है
कि जो भी इन्वेस्टर होगा उसको जनरल इंफॉर्मेशन दी जाएगी अबाउट द सिक्योरिटी मार्केट के लिए, इंक्लूडिंग लेटेस्ट सर्कुलर की क्या टाइप के लेटेस्ट सर्कुलर हुए हैं। इसके अलावा अगर मेरा कोई भी कंप्लेंट है तो उसको रिड्रेसल का प्रोसेस में डाला जाएगा। और ये क्या सपोर्ट करता है, स्पीच टू टेक्स्ट और टेक्स्ट टू स्पीच, यानी कि जो डिसेबल लोग हों वो भी इसको यूज कर सकते हैं। स्पीच टू टेक्स्ट होना यानी कि मैं बोल रहा हूं तो वो लिख रहा है, और या फिर अगर वो लिखा है तो मैं बोल रहा हूं कि मेरे को बोल के सुनाओ। तो कहने का मतलब ऐसा है कि ये एक डिसेबिलिटी के लिए भी काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। और ये कहां पे अवेलेबल है, दो जगह अवेलेबल है। एक तो सेबी की इन्वेस्टर वेबसाइट पे अवेलेबल है, और दूसरा जो सारथी मोबाइल ऐप है ये वहां पे भी अवेलेबल है। तो ये दो जगह पे अवेलेबल है, राइट। अब सेबी के बारे में समझते हैं। तो आप मेरे को बताओगे कि सेबी कब इस्टैब्लिश हुई है, राइट। और सेबी का काम क्या है कि जो भी इंडिया का जो सिक्योरिटी मार्केट है उसको रेगुलेट करना, उसको ओवरसी करना कि क्या जो भी इंडिया में सिक्योरिटीज घूम रही है क्या वो प्रॉपर वे में घूम रही है, एक इन्वेस्टर एक्सपीरियंस अच्छा हो रहा है या नहीं, कोई भी तरीके का फ्रॉड तो नहीं हो रहा। तो ये सारी चीजों पे ध्यान रखा जाता है। दूसरा ये है कि जो मार्केट की इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट किया जाता है ताकि लोग उस पे वापस इन्वेस्ट करें। थर्ड है कि जो भी स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, म्यूचुअल फंड होते हैं या कोई अदर मार्केट इंटरमीडिएटरीज होती है, तो उनकी फंक्शनिंग को भी ये देखता है कि क्या ये स्टॉक में कोई वापस फ्रॉड तो नहीं हो रहा। जैसे हमने एक मूवी देखी थी ना कि हर्षद मेहता वाली, तो उसके अंदर स्कैम हुआ गया था, तो उस तरीके का कोई स्कैम तो नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो ये सारी चीजें यहाँ पे काफी हद तक देखी जाती है। फिर आ जाता है कि ये एक्शन भी लेता है कि कोई भी तरीके का अगर फ्रॉड हुआ है तो ये उनके अगेंस्ट एक्शन भी लेता है सेबी। तो सेबी के पास इतना पावर है। वैसे सेबी बनी कब थी ये आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे, राइट। अब नेक्स्ट न्यूज है कि श्रीराम करके एक ग्रुप है, उसको आरबीआई ने अप्रूवल दिया है कि आप एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का पार्ट बन सकते हो। ओके, अब इसके अंदर कीवर्ड क्या है, आरबीआई के बारे में हम ऑलरेडी जान ही चुके हैं कि ये कौन से एक्ट में बना है। फिर है कि श्रीराम ग्रुप एक कीवर्ड जिसके बारे में हमें ब्रीफली जानना, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या है उसके बारे में जानना ज्यादा जरूरी है। सो व्हाट एग्जैक्टली एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी मींस, कि ये क्या करती है कि जो भी आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है ना बैंक का, उसको परचेज करती है। अब इसका क्या नॉन परफॉर्मिंग एसेट का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि मैं एक बैंक हूं और मेरे बैंक में बैलेंस शीट होती है, एक साइड होता है मेरा एसेट और दूसरी साइड होता है मेरा लायबिलिटीज। अब मेरा लायबिलिटीज क्या होगा कि जो लोगों ने मेरे को पैसा दिया है, जो कंज्यूमर ने मेरे अकाउंट में पैसा भरा है, वो पैसा मेरे लिए लायबिलिटी है, क्योंकि मेरे को उसको वापस देना है। लेकिन वो पैसा मैं यूज करता हूं किसके लिए, मैं मार्केट में लोन देने के लिए। तो बैंक का काम यही होता है कि एक से पैसा लेता है और दूसरे को वो पैसा देता है, राइट। तो यही उसका बिजनेस होता है। अब कई बार ऐसा होता है कि मैंने जिसको पैसा दिया है बैंक ने, वो उसका एसेट होता है, वो उसको हर महीने की ईएमआई देता है। बट कई बार ऐसा हो जाता है कि एक एसेट जो हर महीने उसको पैसा देने वाला था, वो 3 महीने तक यानी कि 90 दिन तक उसको पैसा नहीं देता है। तो उससे क्या करता है कि बैंक उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट कंसीडर कर देता है, यानी कि यहां से अब पैसा नहीं आने वाला, यानी कि जो मेरा प्रॉफिट मैंने माना था या जिसको मैंने एसेट माना था वो अब एसेट परफॉर्म नहीं करने वाला है, राइट। तो ये चीज है। तो यहां पे क्या होता है कि एक कंपनी बनाई कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई, क्योंकि ये काम क्या करेगी ये, क्योंकि बैंक के पास अगर नॉन परफॉर्मिंग एसेट ज्यादा बढ़ जाते हैं तो वो रेगुलर फंक्शनिंग नहीं कर पाता, राइट। यानी कि उसकी लायबिलिटी और ज्यादा बढ़ती गई और ये फिर पैसे वसूलने में ज्यादा लग जाता है, और जो बैंक जो इकोनॉमी में सबसे स्ट्रांग होनी चाहिए वो स्ट्रांग रहती नहीं और उसकी फंक्शन पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। तो बैंक्स की बैलेंस शीट को क्लीन अप करने के लिए, बैलेंस शीट्स को क्लीन अप करने के लिए सरकार ने एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई, जिसका काम क्या है कि जो भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट होंगे उनको ये परचेज करेगा, यानी कि जो भी बैड लोन्स होंगे ये उनको एक्वायर कर लेगा बैंक से एट अ डिस्काउंटेड वैल्यू पे, राइट। अब आप मेरे को बताओगे कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कब बनी थी और ये कौन से एक्ट में बनाई गई है, राइट। इसका काम क्या है कि जो बैंक का नॉन परफॉर्मिंग एसेट होगा उसको एक्वायर कर लेगा, यानी कि जो बैलेंस शीट है उसको क्लीन अप कर देगा ताकि बैंक वापस फंक्शनिंग उसकी नॉर्मल होती रहे, राइट। अब ये वो एक्वायर करके क्या करता है कि ये उनको सिक्योरिटीज में कन्वर्ट करेगा। अब सिक्योरिटीज में कन्वर्ट करके ये या तो उसकी नीलामी कर देगा या तो उससे पैसे
पहले सबसे पहले तो वो पैसे निकलवाने की कोशिश करेगा कि भाई जो भी तुमने पैसा दिया लिया है वो आप वापस दे दो। अगर आप नहीं दे पाओगे तो जिस भी आपने मोर्गेज पे लिया यानी कि जो गिरवी रख के आपने वो चीज ली है ये उसको बेच देगा। राइट, या तो उसकी नीलामी कर देगा या उसको डायरेक्ट ही बेच देगा, यानी कि जो लोन होता है वो उसको रिस्ट्रक्चर करता है। तो ये सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने के बाद ये एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है, जिससे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम यानी कि जो कमर्शियल बैंक्स के पास पैसा होना चाहिए, उनकी बैलेंस शीट स्ट्रांग होनी चाहिए, वो स्ट्रांग रहती है। क्योंकि बैंक्स के पास अगर पैसा रहेगा तो पूरे इकोनॉमी में पैसा घूमेगा, यानी कि मनी सप्लाई, जो मनी सर्कुलेशन होता है ना, वो स्टार्ट ही बैंक से होता है। अगर बैंक के पास पैसा होगा तो पैसा इकोनॉमी में रहेगा, बैंक के पास पैसा नहीं है तो फिर वो इकोनॉमी में भी पैसा नहीं घूमेगा। ओके, नेक्स्ट न्यूज क्या है कि एनआईआईटी की एक सब्सिडरी है आईएफबीआई, उन्होंने एस बैंकर प्रोग्राम लॉन्च किया है। किसके साथ? एचडीएफसी बैंक के साथ। तो यहां पे 3 कीवर्ड है। पहला कीवर्ड क्या है कि एनआईआईटी का आईएफबीआई एक कंपनी है, एस बैंकर प्रोग्राम है, और तीसरा है एचडीएफसी बैंक के बारे में। तो अगर मैं न्यूज को अच्छे से समझता हूं कि व्हाट एग्जैक्टली न्यूज इज अबाउट, तो न्यूज में हमें ये देख रहे हैं कि यहां पे एनआईटी की इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस एंड बैंकिंग इंश्योरेंस यानी कि आईएफबीआई करके एक सब्सिडरी कंपनी है, जिसने एचडीएफसी बैंक के साथ एक पार्टनरशिप करी है कि वो एक एस बैंकर प्रोग्राम लाएगा। अब एस बैंकर प्रोग्राम का पॉइंट क्या है कि यहाँ पे एचडीएफसी ने क्या बोला कि जो इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी है ना, कि आप कुछ लोगों को हायर करो, आप उनको हायर करके ट्रेन करो। क्या चीज की ट्रेनिंग दोगे? कि जो कस्टमर को सर्विस दी जाती है ना, आप वो चीज की ट्रेनिंग दोगे उन लोगों को, और जब उनका ट्रेनिंग पीरियड खत्म हो जाएगा तब उनको हम एज ए एम्प्लॉय हायर कर लेंगे। राइट, यानी कि वापस कि एचडीएफसी ने आईएफबीआई को बोला कि आप नए लोगों को हायर करो, रिक्रूट करो, उनको ट्रेन करो। क्या चीज की ट्रेनिंग के लिए? कस्टमर सर्विस देने के लिए ट्रेनिंग करो, और फिर उसको आप हमें दे दो, हम उसको डायरेक्ट एम्प्लॉय वापस हायर कर लेंगे। यानी कि ट्रेनिंग से वो एक रेगुलर एम्प्लॉय बन जाएगा। तो ये है ये न्यूज के बारे में। अब अगर प्रोग्राम की और डिटेल समझते हैं तो ये 45 दिन का एक रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम है एट एनआईआईटी यूनिवर्सिटी में, जहां पे जो भी पार्टिसिपेंट होगा, जो भी ट्रेनी होगा, उनकी स्किल बढ़ाई जाएगी और उनका नॉलेज बढ़ाया जाएगा ताकि वो कस्टमर सर्विस को और अच्छे से समझ सके। इससे क्या होगा कि इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी इन बैंकिंग सर्विसेज। और जो ये एनआईटी ने ये लॉन्च किया है, एनआईटी यूनिवर्सिटी ने, ये कौन सा प्रोग्राम है? ये एस बैंकर प्रोग्राम किसका कंपोनेंट है? ऑफ टैलेंट पाइपलाइन एज ए सर्विस, यानी कि टपैस का, एज ए टपैस इनिशिएटिव, जो फोकस क्या कर रहा है कि हमें नए टाइप के एम्प्लॉय का, एक पोटेंशियल एम्प्लॉय का पूल बनाना है। यानी कि हमें स्किल्ड वर्कफोर्स इंक्रीज करनी है इंडिया में, जो बैंकिंग सेक्टर में अच्छे से काम कर सके। राइट, तो ये चीज है। तो यानी कि एक रेडी वर्कफोर्स मिल जाएगा, जिनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी और डेवलपमेंट भी दी जाएगा। तो ये किसके अंदर हो रहा है? ये टैलेंट पाइपलाइन एज ए सर्विस के अंदर का ये प्रोग्राम है कि एक बड़ा सा पूल बनाना है पोटेंशियल एम्प्लॉयज का, जिसको एक रेडी वर्कफोर्स भी कहा जाएगा, जिनको ट्रेनिंग दी जाएगी, डेवलपमेंट भी दिया जाएगा, एंड इनफैक्ट यहाँ पे रिटेन और इंगेज भी रखा जाएगा सारे एम्प्लॉयज को भी। राइट, तो ये पर्टिकुलर न्यूज थी। अब नेक्स्ट न्यूज है जिसके अंदर एक रिपोर्ट आई है एनसीएआर, जिसने ये बताया कि इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 7 to 7.5% से रहेगा फॉर दिस फिस्कल ईयर, यानी कि 2024 से 2025 के बीच का जो फाइनेंशियल ईयर है, उसके अंदर इंडिया की जीडीपी 7% to 7.5% से ग्रो करेगी। अब जीडीपी का मतलब समझ लो कि जीडीपी होता है क्या? इट इज अ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि एक साल में एक कंट्री ने कितना नंबर ऑफ गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किया है और उसकी वैल्यू कितनी है। यानी कि मान लीजिए कि मैं एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर हूं, मैं कार मैन्युफैक्चर करता हूं, मेरी एक कार की वैल्यू है 5 लाख रुपए, और मैंने ये साल ऑलमोस्ट 10 कार मैन्युफैक्चर करी है, तो जो टोटल रहेगा 5 लाख इंटू 10, यानी कि इतना वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज मैंने बनाया है। तो जो टोटल जीडीपी रहेगी, वो जीडीपी में ये 50 लाख रुपए जो है वो कंट्रीब्यूशन मेरा रहेगा। राइट, यानी कि वापस समझ लीजिए कि मैं एक कार मैन्युफैक्चरर हूं, मैंने 1 लाख की एक कार बनाता हूं, और मैंने ये साल में एक फाइनेंशियल ईयर में 10 कार बनाई है। राइट, यानी कि मैंने 10 लाख तक का
जो कार बनाई है उनकी वैल्यू कितनी है, 10 लाख रुपए की है। यानी कि जो गुड्स मैंने प्रोड्यूस किया है उसकी वैल्यू है 10 लाख रुपए। तो जीडीपी में यही चीज कैलकुलेट की जाती है कि जो टोटल वैल्यू है ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री, इन इंडिया, कि इंडिया में एक साल के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं उसकी जो वैल्यू होती है उसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। यानी कि जो 10 लाख है वो 10 लाख मेरा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है जो मैंने प्रोड्यूस किया है, राइट। सो दैट्स व्हाट जीडीपी कंट्रीब्यूशन मींस। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें ये इंक्लूड करता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रहता है, एग्रीकल्चर रहता है, सर्विसेज रहता है एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग रहती है। क्या चीजें ये एक्सक्लूड करता है कि जो गुड्स यूज हो चुके हैं या कोई भी टाइप का इंटरमीडिएट गुड्स है, यानी कि या तो वो रॉ मटेरियल होगा या कोई इलीगल एक्टिविटी है, वो इसके अंदर नहीं पार्ट किया जाता। अब हम जीडीपी को कैलकुलेट करते क्यों हैं, क्योंकि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करना है, हमें हमारी इकोनॉमी कोई और कंट्री की इकोनॉमी से कंपेयर करना है कि हम कितने परसेंट से हम ग्रो हो रहे हैं, चाइना कितने परसेंट से ग्रो हो रहा है, एक्सेट्रा। और गवर्नमेंट को पॉलिसीज बनाने में भी ये काफी ज्यादा हेल्प करता है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ जीडीपी। अब वापस न्यूज पे आते हैं कि न्यूज पे क्या है कि जो नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च है उसने जीडीपी, इंडिया का जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्ट किया है, दैट इज 7 to 7.5% फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर। अब बोला है कि इंडिया की जीडीपी 7 to 7.5% से ग्रो करेगी। और ये किसके बेस पे ये बोला है कि इंडिया में जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमेस्टिक कंजम्पशन, कि जैसे हमें पता है कि ये हमने पिरामिड के बारे में समझा था कि इंडिया में कोई भी इकोनॉमी में 3 लेवल के लोग होते हैं। पहला हो जाता है सीईओ क्लास, दूसरा हो जाता है वर्कर क्लास, सॉरी मैनेजरियल क्लास, और तीसरा हो जाता है वर्कर क्लास। यानी कि पहला सीईओ क्लास, मैनेजरियल क्लास एंड वर्कर क्लास। अब यहां पे आप एक चीज समझोगे कि जो वर्कर क्लास का बेस है वो काफी ज्यादा ब्रॉड है एज कंपेयर टू द अदर टू क्लासेस। तो ये चीज क्या दर्शा रहा है कि इनकी पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, राइट। और इंडिया में इनकी पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, क्योंकि इंडिया में जो देखा जाए तो 140 करोड़ की पॉपुलेशन में से ऑलमोस्ट 60% पॉपुलेशन वर्कर क्लास है। और ये पॉपुलेशन क्या चीज की डिमांड करती है, बेसिक गुड्स की डिमांड करती है, यानी कि रोटी कपड़ा मकान, ये चीज की डिमांड करती है। तो इंडिया में 60% लोगों का जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है ना वो काफी ज्यादा है, राइट। यानी कि वो रोटी कपड़ा मकान की डिमांड करेंगे ही करेंगे इंडिया में। तो हंस हम कह सकते हैं कि इंडिया में जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है, राइट। सेकेंड चीज जो है कि इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट की डिमांड है वो भी काफी ज्यादा बढ़ रही है, कि लोग काफी ज्यादा इंडिया में इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। थर्ड है कि इंडिया में मॉनसून काफी नॉर्मल हो रहा है इस बार, जैसे इस बार का मॉनसून काफी नॉर्मल है। अब इंडिया में मॉनसून नॉर्मल होने का क्या मतलब होता है कि जो हमने अभी पिरामिड डिस्कस किया ना वो 60%, वो 60% में फार्मर्स भी आ जाते हैं, राइट। और इंडिया में आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 58% जो पॉपुलेशन है ना वो खेतीबाड़ी पे डिपेंड करती है, अपने लाइवलीहुड पे। तो अगर वो खेतीबाड़ी में से जो फार्मर्स है, ये फार्मर्स में से जो खेतीबाड़ी पे डिपेंड करते हैं उसमें से जो 80% फार्मर्स है वो किस पे डिपेंड करते हैं, वो मॉनसून पे डिपेंड करते हैं। यानी कि उनके पास खुद की इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है। दैट मीन्स कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है 60% पॉपुलेशन, जिसके अंदर किसान भी है वर्कर भी है, और जो किसान है, किसान का जो 80% किसान है इंडिया का वो मॉनसून पे डिपेंड करता है, उसके बाद इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है। तो अगर मॉनसून अच्छा रहेगा तो उनकी फसल अच्छी रहेगी, इनकी फसल अच्छी रहेगी तो इनकी कमाई अच्छी रहेगी, इनकी कमाई अच्छी रहेगी तो ये इकोनॉमी में डिमांड अच्छा करेंगे। और ये कौन सी चीजों की डिमांड करेंगे, ये बेसिक गुड्स की डिमांड करेंगे, रोटी कपड़ा और मकान। तो इससे क्या होगा कि हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन जो है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो दीज टू थिंग्स आर इंटर रिलेटेड, ये दोनों चीजें इंटर रिलेटेड है, राइट। फोर्थ चीज क्या है कि इंडिया में इलेक्टोरल अनसर्टेनिटी रिड्यूस हो गई है। क्यों? क्योंकि इलेक्शन खत्म हो गया है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस रहता है सरकार पे, क्योंकि जब सरकार चेंज होती है तो गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो जाती है, तो इन्वेस्टर थोड़ा सा हिल जाता है। बट सरकार चेंज नहीं हुई, हमारी सरकार वही रही है, तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी वही रही है, तो जो अनसर्टेनिटीज थी वो सारी चली गई है। तो इस वजह से कहा कि ये फाइनेंशियल में ये बढ़ेगा। फोर्थ जो लास्ट चीज बोली है कि जो ग्लोबल आउटलुक है, हम कई टाइम से देख रहे हैं कि ये 2024 में कई सारी कंट्रीज में चुनाव होने वाला है, जिसके चलते ग्लोबल अनसर्टेनिटीज नहीं हो रही है, ना ही रशिया यूक्रेन का क्राइसिस ज्यादा हो रहा है,
राइट, जो इजराइल और ये सारे जो क्राइसिस थे वो भी काफी ज्यादा कम हो चुके, यानी कि वो काफी ज्यादा सबसाइड हो चुके हैं। तो इससे क्या होगा कि जब ग्लोबल आउटलुक में अनसर्टेनिटी होती है, यानी कि जियोपॉलिटिकल क्राइसिस होता है, तो सप्लाई चेन मैकेनिज्म डिस्टर्ब होता है, यानी कि जो व्यापार होना चाहिए दो कंट्री के बीच में वो डिस्टर्ब हो जाता है। बट अगर अनसर्टेनिटी नहीं होती है तो व्यापार सेम रहता है, यानी कि वो अच्छा ही रहता है। तो यही चीज ये फोरकास्ट में बोला गया है कि अभी ग्लोबल आउटलुक काफी नॉर्मल लग रहा है, तो अब व्यापार डिस्टर्ब नहीं होगा। ओके, लेकिन उन्होंने कई सारे चैलेंजेस भी बताए। चैलेंजेस ये बताया कि इंडिया में इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ा ज्यादा बढ़ रहा है, राइट, कि हम इन्फ्लेशन इतना कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा बोला है कि हमारे पास इतनी जॉब नहीं है जितना हमारे पास युवा है। इंडिया में ऑलमोस्ट 65% जो टोटल पॉपुलेशन है वो बिलो 35 ईयर्स की है, यानी कि जो 35 साल से कम के लोग हैं वो 65% के लोग हैं, बट इनके पास रोजगार ही नहीं है, राइट। सरकार इनको इतना अच्छे से रोजगार दे नहीं पा रही है, तो हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा बढ़ रही है। पढ़े लिखे अनएम्प्लॉयमेंट की हम बात कर रहे हैं, वो ज्यादा बढ़ रही है। थर्ड है कि इसके वजह से हमारा इनकम डिस्पैरिटी हो रहा है। इनकम डिस्पैरिटी यानी कि इनकम इनइक्वालिटी हो रही है, कि सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट है लेकिन वहां पे हमारे पास स्किल नहीं है देने के लिए। तो जिन्होंने आईआईटी से ग्रेजुएट कर लिया है वो सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉय हो चुके हैं और उनका जो पैकेज हो रहा है वो ऑलमोस्ट 50-60 लाख तक जा रहा है। बट अगर वही एम्प्लॉय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, यानी कि अगर वो एलएनटी में काम करता है या कोई और टाइप की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करता है, तो उसका पैकेज है 5 लाख, 10 लाख या 15 लाख का। तो ये क्या है, ये इनकम डिस्पैरिटी है कि एक साइड गूगल आपको 50-60 लाख पे कर रहा है और एक साइड एलएनटी आपको सिर्फ 10 से 15 लाख पे कर रही है। तो इनकम डिस्पैरिटी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है इंडिया में, जिससे इंक्लूसिव ग्रोथ को हैम्पर हो रहा है। तो ये तीन चीजें ये रिपोर्ट में एज अ चैलेंज बताई गई है। इसके अलावा अगर इंडिया का हम जीडीपी फोरकास्ट देखें बाय वेरियस इंस्टीट्यूशंस, तो आप मेरे को बताओगे कि जो अभी हमारा इकोनॉमिक सर्वे है उसके अंदर जीडीपी फोरकास्ट कितना बताया गया है, आईएमएफ ने कितना फोरकास्ट किया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कितना फोरकास्ट किया है। हालांकि वर्ल्ड बैंक की अभी तक ऑफिशियल डेटा उन्होंने रिलीज नहीं किया, बट इन्होंने यही कहा है कि इंडिया में जो आउटलुक है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव लग रहा है, यानी कि जीडीपी जो ग्रोथ है वो काफी ऐसा अच्छा होने ही वाला है इंडिया में। ओके, नेक्स्ट न्यूज है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $200 मिलियन का लोन दिया, किसके लिए, फॉर वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। अब जैसे हमें पता है कि इंडिया में अर्बनाइजेशन काफी ज्यादा बढ़ रहा है, बट अर्बनाइजेशन बढ़ने के साथ क्या हो रहा है कि अर्बनाइजेशन में गार्बेज बहुत ज्यादा हो रहा है, यानी कि कचरा काफी ज्यादा हो रहा है। बट वो कचरा को मैनेज नहीं कर पा रहे हम, ना ही उसको हम टाइमली कलेक्ट कर पा रहे हैं और ना ही वो कलेक्ट करके हम उसको प्रोसेस कर पा रहे हैं। तो एक्चुअली ये इश्यू क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे पास सैनिटाइजेशन की वैल्यू चेन नहीं है जो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। कैसे कि एज ए ह्यूमन मैंने यहां पे वेस्ट डाला मेरा, और ये वेस्ट से क्या हो गया कि ये ट्रक में मैंने खाली कर दिया। अब ये ट्रक क्या करेगा, ये ट्रांसपोर्ट करेगा, कहां पहुंचाएगा, ये एक ट्रीटमेंट प्लांट पे पहुंचाएगा और वहां से कुछ फाइनल गुड्स निकलेंगे जिसका मैं या तो किसान उसको यूज करेगा या कोई और टाइप की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में यूज करेगा। तो ये क्या है, ये पूरा सैनिटेशन वैल्यू चेन है जो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। एंड इंडिया में एक्चुअली देखा जाए तो ये ट्रीटमेंट प्लांट का इशू है और दूसरा ये ट्रांसपोर्टेशन और कलेक्शन का भी इशू है, राइट, कि ना ही हम अच्छी जगह पे उसको कंटेन कर पा रहे हैं, ना ही हम उसको ट्रांसपोर्ट करके ट्रीटमेंट कर पा रहे हैं और हम उसका रीयूज भी नहीं कर पा रहे। तो ये सबसे ओवरकम करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से हमने $200 मिलियन का एक लोन लिया है, जिसके तहत हम क्या कर रहे हैं कि जो 100 सिटी है, राइट, कि जो 100 सिटीज है, 100 सिटीज 8 राज्यों के बीच में, जहां पे हम सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट करेंगे, राइट। तो ये ऑब्जेक्टिव रखा गया है। अब ये किससे लिंक किया गया है, ये स्वच्छ भारत मिशन 2.0 से इसको लिंक किया गया है, जिसके अंदर जो भी वेस्ट प्रोसेस होगा उसकी फैसिलिटीज बनाई जाएगी। यानी कि आपको पहले तो वेस्ट कलेक्ट किया जाएगा, कलेक्ट करके ट्रांसपोर्ट करके वो वेस्ट को प्रोसेस करने की फैसिलिटीज को भी बनाया जाएगा, राइट। अब इसके अंदर प्लांट्स लाइक कंपोस्टिंग प्लांट्स हो गया, बायोमिथेशन प्लांट हो गया। ये दोनों प्लांट क्या होते हैं ये आप मेरे को बताइए कमेंट सेक्शन में। देन जो म्युनिसिपल स्टाफ है उसको भी टाइमली ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि जो भी वेस्ट जनरेट हुआ है उसको हम मैनेज कर सके इन अ टाइमली मैनर। अभी किसके अंदर है, ये है स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अंदर है। ये स्वच्छ भारत मिशन अर्बन का सेकेंड फेज है जो 2021 में आया गया है,
जो फर्स्ट फेज था उसको ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना था उसके अंदर, और जो सेकंड फेज है उसके अंदर गार्बेज फ्री सिटीज बनानी है 2026 तक। सी दोनों में डिफरेंस है, पहला है ओपन डेफिकेशन जो फर्स्ट फेज में था, सेकंड फेज में गार्बेज फ्री सिटी बनाया है 2026 तक, यानी कि जो भी वेस्ट होगा वो सारा कलेक्ट किया जाएगा फ्रॉम द हाउस होल्ड और द कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट, देन उनको प्रॉपर वे में प्रोसेस करके उसको डिस्पोज भी किया जाएगा। सो दिस इज पार्ट ऑफ द स्वच्छ भारत मिशन 2.0, राइट। अब अगर हम एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में देखते हैं तो आप मेरे को बताइए कि ये कब स्टैब्लिश हुआ था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि पॉवर्टी रिड्यूस करनी है। कहां पे? एशिया में, कि जो एशिया में जितनी भी कंट्रीज है वहां पे पॉवर्टी रिड्यूस करनी है। कैसे रिड्यूस किया जाएगा? कि वहां पे लोन दिया जाएगा या टेक्निकल असिस्टेंस दिया जाएगा। क्या टाइप के लोन दिए जाएंगे? आपका ट्रांसपोर्टेशन में लोन दिया जाएगा, एनर्जी सेक्टर में, वाटर सेक्टर में, इनफैक्ट टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में भी दिया जाएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस क्लीन एनर्जी पे फोकस रहेगा, यानी कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है हम उस टाइप की टेक्नोलॉजी बनाएंगे कि हमें क्लाइमेट चेंज से इतना ज्यादा इंपैक्ट ना हो, तो इस तरीके की टेक्नोलॉजीज को बनाया जाएगा। तो उसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक लोन देगा, जिस जैसे अभी इसके लिए दिया है फॉर सैनिटाइजेशन के लिए। ओके, नेक्स्ट न्यूज है कि आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट इंडेक्स को लॉन्च किया है। अब डिजिटल पेमेंट की हमारी इस बार दो न्यूज है। अब डिजिटल पेमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए क्योंकि ये काफी ज्यादा बढ़ रहा है। हम डिजिटाइजेशन काफी ज्यादा कर रहे हैं, हम इंटरनेट यूजर काफी ज्यादा बन रहे हैं, इनफैक्ट हम स्मार्टफोन यूजर भी काफी ज्यादा बन रहे हैं, और हम डिजिटल पेमेंट को काफी ज्यादा यूज भी कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू यूपीआई हो गया या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड हो गया। तो इस तरीके से हम इसको काफी ज्यादा यूज भी कर रहे हैं। तो इसलिए आरबीआई ने एक इंडेक्स निकाला है फॉर प्रीवियस ईयर। अब ये इंडेक्स क्या है कि ये इंडेक्स में ये बताया है कि इंडिया में 12% की ग्रोथ हुई है फॉर डिजिटल पेमेंट के लिए, राइट। अब इसके अंदर जो ग्रोथ है वो इंक्रीज हुआ है टू 5.5 इन मार्च 2004, और जो पहले था 395.57। तो इस तरीके से ये इंक्रीज हुआ है। ये इंक्रीज क्यों हुआ है इंडिया में? क्योंकि इंडिया में पेमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी ज्यादा बढ़ गया है, और इसका फायदा क्या होने वाला है कि हमारे में फाइनेंशियल इंक्लूजन इंक्रीज होने वाला है। यानी कि जो इंक्लूसिव ग्रोथ का हमने कॉन्सेप्ट समझा था वहां पे फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है कि अगर डिजिटल पेमेंट लोग यूज कर रहे हैं तो वो फाइनेंशियली इंक्लूडेड है, कि वो अर्बन और एज वेल एज रूरल एरिया दोनों ही सेक्टर में या दोनों ही रीजन में ये चीज रहना चाहिए। अब ये इंडेक्स के बारे में अगर हम थोड़ा पढ़ते कि ये है क्या, कि ये एक ओवरव्यू दे रहा है कंट्री के डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम में, जिसके अंदर ये 5 कंपोनेंट पे फोकस कर रहा है। पहला है कि हमारे पास पेमेंट इनेबलर्स कितने, यानी कि जो इंटरमीडियरीज है वो हमारे पास कितने हैं। दूसरा है कि जो डिमांड साइड पे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, सप्लाई साइड पे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कि जो भी हम यूज करें उसका परफॉर्मेंस कैसा है, और जो भी हमारा डिजिटल पेमेंट हो रहा है उसके अंदर हम कंज्यूमर को कितना सेंटर में रख रहे हैं। तो ये सारी चीजों पे फोकस किया जाता है। नेक्स्ट न्यूज है, दिस इज अगेन विद रिस्पेक्ट टू डिजिटल इकोनॉमी, जहां पे आरबीआई की वापस एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह बोला कि इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी इतनी बड़ी हो रही है कि वो जीडीपी में 2026 तक 1/5 का कंट्रीब्यूशन करेगी। यानी कि जैसे हमने देखा कि जीडीपी कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि मैंने एक भी गुड और सर्विस जो बनाया है उसकी वैल्यू कितनी है एक साल में, तो वो मेरा जीडीपी कंट्रीब्यूशन है। तो सेम चीज है कि जो डिजिटल इकोनॉमी यानी कि जो डिजिटल सेक्टर से कितना गुड्स और सर्विसेज बन रही है और उसकी वैल्यू कितनी है जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगी, सो वो रहेगा, राइट। अब न्यूज को हम और अच्छे से समझते हैं कि आरबीआई की जो रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट का नाम क्या है कि रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस 2023 और 24। ये रिपोर्ट का थीम बताया आरबीआई ने, दैट इज द इंडियाज डिजिटल रेवोल्यूशन, राइट। कि डिजिटल रेवोल्यूशन पे फोकस करने की बात करी है, जिसके अंदर ये बताया गया कि जो इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी है एट प्रेजेंट कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, 10% कंट्रीब्यूट कर रही है जीडीपी में, और बोला कि 2 साल में ये 20% कंट्रीब्यूट करेगी, यानी कि ये ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा हमारी इकोनॉमी में। 10% से डायरेक्ट 20% हो जाएगा। तो आप मान सकते हैं कि इतना ज्यादा लोग डिजिटल को यूज कर रहे हैं फॉर वेरियस पर्पस के लिए। इसकी और डिटेल समझते हैं कि ये क्या करता है रिपोर्ट। ये रिपोर्ट ने इंडिया की इकोनॉमी को एनालाइज करता है एंड फाइनेंशियल सिस्टम को देखता है, जिसके अंदर ये देखता है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया में कितना रैपिड वे में हो रहा है और कौन कौन से पॉपुलेशंस को ये कवर कर रहा है, और इसके लिए हमारे पास क्या टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर है,
और हमारे इससे अगर कोई भी फ्रॉड हो रहा है तो हमारे पास क्या टाइप की सिक्योरिटी रखी गई है। तो ये सारी चीजें ये देखता है। इसके अलावा इसने कुछ डेटा रिलीज किए जिसके अंदर ये बताया गया कि इंडिया में पिछले 3 साल में 199 मिलियन इंटरनेट यूजर्स बढ़ गए हैं, यानी कि जो इंटरनेट पेनिट्रेशन है इंडिया का वो ऑलमोस्ट 55% है, यानी कि 140 करोड़ की जनता में से 55% लोग इंटरनेट को यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि इंडिया में वर्ल्ड का लोवेस्ट डेटा कॉस्ट हो रहा है, कितना? 13.32 पर जीबी, यानी कि इतना सस्ता हो रहा है कि मैं 1 GB यूज करने का मेरे को 13 रुपए देना पड़ रहा है, और ऑन एन एवरेज एक महीने का मैं 24 GB यूज कर रहा हूं पर यूजर, यानी कि एक महीने में मैं 24 GB तक का डेटा कंज्यूम कर ले रहा हूं, राइट। और मेरे को ये क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि मेरे को पर जीबी कितने का पड़ रहा है? 13 रुपए का 1 GB मेरे को पड़ रहा है, यानी कि 13.5 रुपए का मेरे को 1 GB पड़ रहा है, राइट। सो दीज फैक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब इन्होंने और चीजें बताई गई है कि अगर हम डिजिटल पेमेंट की बात करते हैं तो 2023-24 में जो डिजिटल पेमेंट होती है एनईएफटी, यूपीआई और क्रेडिट कार्ड के द्वारा ऑलमोस्ट 2.5 लाख करोड़ का हुआ है, और इसके अंदर जो एनईएफटी उसका सबसे बड़ा शेयर है, यानी कि 2.5 लाख करोड़ में से ऑलमोस्ट 50% जो है वो एनईएफटी ट्रांजेक्शन से हो रहा है। और अगर यूपीआई की बात करें तो वो 10 गुना बढ़ गया है, यानी ये पहले था 12.5 बिलियन का ट्रांजैक्शन होता था 2019-20 में, जो बढ़ के 131 बिलियन का ट्रांजैक्शन हो रहा है 2023 और 24 में। तो आप मान सकते हैं कि ये कितने वॉल्यूम में डिजिटल पेमेंट इंक्रीज हो रहा है इंडिया में। अपार्ट फ्रॉम दी जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उनका एवरेज वैल्यू पर कैपिटा भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है, जो पहले था 16 लाख अब वो बढ़ के हो गया है, सॉरी इट इज जंप फ्रॉम 0.4 लाख से बढ़ के ये 16 लाख पे बढ़ गया है, राइट। तो मतलब जो पर कैपिटा वैल्यू थी ट्रांजैक्शन की वो भी काफी ज्यादा बढ़ गई, कि पहले एक ट्रांजैक्शन 0.4 लाख तक का होता था ऑन एन एवरेज, अब वो बढ़ के ऑलमोस्ट 16 लाख तक का होने लग गया है कि एक ट्रांजैक्शन, यानी कि पर कैपिटा ट्रांजैक्शन की वैल्यू की बात की गई है ये, राइट। अब नेक्स्ट न्यूज है कि कोलैबोरेशन हुआ है दो के बीच में, स्विफ्ट के बीच में और एक्सिस बैंक के बीच में, कि ये लोग क्या कर रहे हैं कि पेमेंट फ्रॉड से बचने के लिए एक एआई पावर्ड सिस्टम बना रहे हैं। तो यानी यहां पे 3 कीवर्ड हो गए। पहला कीवर्ड हो गया स्विफ्ट, दूसरा हो गया एक्सिस बैंक, और तीसरा हो गया कि ये एआई पावर्ड जो पेमेंट फ्रॉड को बचने के लिए, टैकल करने के लिए क्या बनाया है वो चीज समझनी है। तो सबसे पहले स्विफ्ट के बारे में समझते हैं कि स्विफ्ट क्या है, कि स्विफ्ट का फुल फॉर्म क्या है? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। यानी कि ये क्या करता है कि मान लीजिए कि दो बैंक है, मैं इंडिया में हूं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मेरा पैसा है, और मेरे को पैसा भेजना है यूएसए की कोई और बैंक में जिसका ब्रांच शायद इंडिया में ना हो। तो क्या करेगा? मैं एसबीआई को बोलूंगा कि मेरे को ये पैसा भेजना है, तो एसबीआई एक मैसेज भेजेगा। किसको भेजेगा? वो मैसेज ये स्विफ्ट को भेजेगा, और ये स्विफ्ट मैसेज किसको भेजेगा? वो जो यूएस की बैंक होगी ये उसको मैसेज भेजेगा कि भाई ये पर्टिकुलर बैंक है, ये कंट्री की ब्रांच है जहां से इतना पैसा आ रहा है तुम्हारे बैंक में, या तुम्हें इतना पैसा देना है ये बैंक में, यानी कि लेन और देन का सिस्टम रहेगा। तो उसको क्या कहते हैं? उसको ग्लोबल मैसेजिंग नेटवर्क कहते हैं, जो बैंक्स यूज करती है फॉर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए, यानी कि जो भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, ये उसके लिए ये यूज होता है। वेरेज इसको हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ एक सिक्योर ईमेल सिस्टम होता है जो सिर्फ दो ही लोग इसको पढ़ सकते हैं, यानी कि जो स्विफ्ट है वो खुद पैसा हैंडल नहीं करता है, वो सिर्फ एक इंटरमीडियरी है, यानी कि वो सिर्फ दो बैंकों के बीच में कम्युनिकेशन करवाता है कि आपका पैसा यहां पे आना है या आपको पैसा यहां पे देना है, राइट। अब न्यूज क्या है कि न्यूज के अंदर कोलैबोरेशन हुआ है स्विफ्ट और एक्सिस बैंक के बीच में, जहां पे उन्होंने एआई पावर्ड सॉल्यूशन लाया है कि कोई भी पेमेंट का फ्रॉड होता है ना उसको खत्म करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए। अब ये कैसे करता है कि जो भी एआई है इसका, वो क्या करता है कि इसका जो एल्गोरिदम है वो सारा डेटा कलेक्ट करता है, एनालाइज करता है, यानी कि वो ये देखता है कि किस तरीके से स्विफ्ट का मैकेनिज्म हो रहा है, यानी कि बैंक्स में पैसा किस तरीके से घूम रहा है स्विफ्ट के थ्रू, और फिर ये देखता है कि एक पूरा ये पैटर्न समझता है कि ये किस तरीके से जा रहा है, और जैसे ही कोई भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन होता है तो ये उस पर एक इशू रेज कर देता है कि शायद ये एक फ्रॉड एक्टिविटी हो सकती है, तो प्लीज जो भी कंसर्न अथॉरिटी वो इस पे चेक करे। तो ये काम है
ये AI पावर्ड का जो सॉल्यूशन लाया है अबाउट दिस न्यूज इवेंट। ओके, तो ये तो सारी हमने न्यूज कवर कर ली। अब जो हमें समझना है कि रिवीजन क्वेश्चंस क्या क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द इम्पैक्ट ऑफ कोवर्सी ऑब्टेनिंग अ डायरेक्ट ब्रोकिंग लाइसेंस फ्रॉम IRDAI, यानी कि IRDAI से ब्रोकिंग लाइसेंस लेने का सबसे डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या होने वाला है, राइट। तो पहला है कि इट विल अलाउ कोवर्सी टू अंडरराइट इंश्योरेंस पॉलिसीज डायरेक्टली। अंडरराइट इंश्योरेंस पॉलिसी का हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा है। Coercy can now act as intermediary between insurers and customers. Yes, this is right कि ये intermediary रह सकता है। Third, Coercy can now sell insurance products without any regulatory oversight, कि regulatory oversight के बिना ऐसा कोई insurance product नहीं कर सकते। फिर तो IRDAI का काम क्या रहेगा। फिर Coercy will have exclusive rights to sell insurance products in India. Exclusive rights का मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ Coercy ही सेल कर सकता है, ये एक्सक्लूसिव है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। फिफ्थ है कि कोवर्सी कैन नाउ ऑपरेट एज कैप्टिव एजेंट फॉर स्पेसिफिक इंश्योरेंस, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। फिर है कि व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द आरबीआई रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, कि हमें पता है कि रेगुलेटरी सैंडबॉक्स क्यों बनाया गया था, क्योंकि एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में जो फिनटेक कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट को टेस्ट कर सके। तो यहां पे पहला ऑप्शन है कि टू इम्पोज स्ट्रिक्टर रेगुलेशन ऑन फिनटेक कंपनीज, नहीं। To create a control environment for testing innovative financial product, this is right. Third, to discourage fintech startup from operating in India, this is wrong कि ऐसा discourage क्यों करेगी RBI. Fourth, to protect consumers from financial risk, नहीं। To promote traditional banking models over fintech, that is also incorrect. Right. Next question है कि according to NCAER's forecast, India's GDP growth rate for financial year 25 is expected to be in the range of 7 to 7.5%. This is a direct question. Then which of the following is a key focus of the Swachh Bharat Mission 2.0? की स्वच्छ भारत मिशन 1 का क्या फोकस था, ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना है, और 2 का क्या फोकस है कि गार्बेज फ्री सिटी बनानी है। तो गार्बेज फ्री सिटी हम कैसे बना सकते हैं, बाय मैनेजिंग द सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट, की जो भी सॉलिड और लिक्विड वेस्ट है उसको मैनेज करके बना सकते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, ओपन डेफिकेशन फेस, ये 1.0 में हुआ था। थर्ड है कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिविजुअल टॉयलेट्स, ये भी 1 का ही पार्ट था। क्लीन गंगा मिशन इसका पार्ट ही नहीं है। नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम भी इसका पार्ट नहीं है। नाउ द क्वेश्चन ऑफ द डे, दैट इज व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का प्राइमरी रोल क्या है। क्या बिजनेसेस को लोन देना है, क्या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, क्या इंश्योरेंस प्रोडक्ट ऑफर करना है, तो मैनेज द एसेट ऑफ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, या फिर बैड लोन परचेज करना है फ्रॉम बैंक एट अ डिस्काउंट, राइट। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, राइट। सो दिस वाज इट फ्रॉम टुडेज वीडियो। इन द कमिंग वीडियो वी विल बी कवरिंग मोर सच काइंड ऑफ टॉपिक्स। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टडी वेल। थैंक यू।